के लिए और देश की जानकारी के लिए 1951 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मावलंकर साहब के खिलाफ इस हाउस में आया था। 1954 में दूसरी बार उसी मावलंकर साहब के खिलाफ आया था। 1966 में सरदार हुकुम सिंह जी के खिलाफ आया था और 87 में बलराम जाखड़ साहब के खिलाफ आया था। इस चारों अविश्वास प्रस्ताव में जो समानता थी और जिसमें मुझे लगता था कि मैं इसका खुशी मनाऊं कि इसका गम मनाऊं, वो ये था कि चारों के चारों अविश्वास प्रस्ताव के वक्ता या उसके मूवर या तो वो भागलपुर के सांसद थे जो मेरा पैतृक घर है, या वो गोड्डा के सांसद थे देवघर जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं। मधु लीबिया जी ने 1966 में किया, वो देवघर जहां का मैं सांसद हूं वहां के वो सांसद थे। कृपलानी साहब ने 1951 में किया, 1954 में किया, कायदे से मिसिर साहब ने उसको मूव किया था। मैं आपको बताऊं कि वो भागलपुर के सांसद थे और 87 में जिस आदमी ने डिफेंड किया कांग्रेस की तरफ से, भागवत झा आजाद, वो भी भागलपुर के सांसद थे और गोड्डा के वो बेटे थे जहां का कि मैं व्यक्तिगत सांसद हूं। और मुझे पार्टी ने इस मोशन पर जो है बोलने के लिए स्पीकर साहब को डिफेंड करने के लिए खड़ा किया। अब मुद्दा क्या है? मैंने कहा मेरा पैतृक घर है। ये जो वकील हैं ओवैसी साहब वकील हैं और ये मनीष तिवारी साहब वकील हैं। वकील को घुमाना बहुत अच्छा आता है। मैं अभी देख रहा था संविधान का आर्टिकल 93 का एक पार्ट जो है, पोर्शन, बड़ा आराम से मनीष तिवारी जी बोल गए। स्पीकर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, तुरंत चुनाव होना चाहिए। मुझे भी लगा रहे इतने बड़े विद्वान आदमी है, सही बोल रहे होंगे। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है, वो पार्ट ये कहता है कि यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तो हाउस को यह अथॉरिटी है कि वो उसका इलेक्शन करेगा, सिलेक्शन करेगा। दूसरा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने बात की, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट की उन्होंने बात की, उन्होंने कामत साहब की बात की, सिवन साहब की बात की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी और अंबेडकर साहब के बातचीत को एकदम गायब कर दिया। क्या होता है सर? यदि स्पीकर कंटिन्यूटी में मौजूद रहता है जब हम इलेक्शन जीत कर आते हैं, और इसके बाद हम लोगों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को तैनात करती है, नियुक्त करती है। इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर यह पूरा संविधान निहित है। यही राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी ने कहा और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज के लॉजिकल एंड में बताने से मैं इसीलिए ये बातें कहता हूं कि हम और आप रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको तो कम से कम संविधान के बारे में पूरा पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? ये रिजोल्यूशन है सर। मैं आपको बताऊं कि मुझे इसीलिए यह लगता है कि बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। संजोग से मैं भी 2009 में सांसद हो गया। यहां दुष्यंत सिंह जी से लेकर गणेश सिंह जी तक हैं जो 2004 में भी सोमनाथ चटर्जी को देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की घटियागिरी नहीं की। ममता बनर्जी जिसका जिक्र ललन सिंह जी ने किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो रोने लगी, जब उनको सीपीएम के सारे सांसद यहां गुंडागिरी करते रहे, एक अकेली महिला जो है अपने इज्जत बचाने के लिए परेशान थी और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी कुछ नहीं कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे विपक्ष ने, किरण रिजिजू थे उस वक्त सांसद बन गए थे, पहली बार सांसद थे, हम लोग ममता जी को लेके बाहर चले गए। हमने स्पीकर के ऊपर कागज नहीं फेंका सर, हमने किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं की। उसी तरह से इसी हाउस में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को बिलास बुद्धवार और सोनिया गांधी जी ने जब पीटना स्टार्ट किया तो यही भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए आई।
मैं सांसद था, चुप रहिए, बैठिए। और हमने जो है पार्लियामेंट में कोई रकस नहीं किया सर, हम चले गए बाहर। इसी पार्लियामेंट में 2014 में कांग्रेस के सांसद ने चिली स्प्रे किया सर, मिर्च का स्प्रे हुआ। इसी में दोनों सांसद अभी नहीं हैं, राजगोपाल और मधु गौड़याक्षी, दोनों ने एक दूसरे को जो है लत्तम और गुस्सा मारा सर। इसके बावजूद भी हमने स्पीकर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया, स्पीकर के खिलाफ नहीं गए सर। थंबी दुरई को पूरी की पूरी डीएमके मारने के लिए दौड़ गई, हमने स्पीकर के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया सर। लालू प्रसाद, साधु यादव, साहबुद्दीन सारे सांसद थे, सभी जेडीयू और बीजेपी वाले को 2005 में 2007 में पूरा परेशान करते थे, हमने कुछ नहीं कहा सर, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे सांसदों को अभी महुआ मैत्रा बोलकर गई सर, इसी क्वेश्चन पूछने के कारण, इसी पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने के कारण इसी लोकसभा के 11 सांसद बाहर निकाल दिए गए। हमने मदद किया कि नहीं किया सर? हमने तो स्पीकर के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपको अथॉरिटी है कि नहीं है। अभी भी वो परेशान है। क्या दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेके, बॉबी ब्राउन का जो है पूरा लैपटॉप और ये सब लेके आप बात करिएगा, आप पार्टी से बाहर नहीं निकलिएगा, आप संसद से बाहर नहीं निकलिएगा, आप आ गए तो इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल यह है सर, दूसरा सवाल यह है सर, सुनिए, ये कि लोगों को मेंशन जो हुआ वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नाम बाकी बोलो। दूसरा सवाल यह है सर, जो व्यक्तिगत है उसको निकाल दीजिए सर। अरविंद सावंत बोलते हैं बड़ा पीड़ा हुआ, स्वाभाविक है पीड़ा हो गया, इसीलिए पीड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं, आपको बड़ा पीड़ा हुआ। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री हत्यारा है, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, देश को बेच दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बातें बोलता रहा, आपको शर्म नहीं आती है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा नहीं है तो क्या उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं 1000 बार यदि बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे। और मैंने क्या कहा सर? मैंने क्या कहा सर? मौत का सौदागर सोनिया जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, हत्यारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। क्या बात कर रहे हो? और मैंने तो किताब कोट किया सर, मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडवीना माउंटबेटन की बेटी है सर, वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडवीना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे, और फादर ने और उसने जो है, मैं तो किताब कोट कर रहा हूं, मैं उनकी बेटी का किताब है सर। आप देश बेचने की बात कर रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूं सर। स्पीकर सर 17 आदमी को मैं अब इतिहास की कहते हैं, आपने कोई जो है उसका गारंटी नहीं ले लिया है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोर्ट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आपकी कोई यूएसपी नहीं है। 47 से लेकर 52 तक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर। अंबेडकर साहब, जिनको कि कांग्रेस ने हराने का काम किया, वो भी लॉ मिनिस्टर थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि अमेरिका से पैसा लेकर अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, बांडुंग
बैंगलोर सम्मेलन 1959 से लेकर 1960 तक किया। यदि CIA के इस कागज में लिखा हुआ है तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप अमेरिका के दलाल थे। यदि अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल ने की, जहां से जिस राज्य से आप आते हैं, जिस राज्य से आप आते हैं स्पीकर सर, कि 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने कह दिया कि असम चीन के कब्जे में चला गया। अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल, जो उनके रिश्तेदार थे, 17 लोगों को बाईपास करके जिनको कि जनरल बनाया था, यदि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर मैं लड़ाई लड़ रहा था, मतलब चाइना के साथ भारत नहीं लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, यदि आप अमेरिका के गुलाम थे, मैं ये बात नहीं कहूंगा। अभी खुद वॉशिंगटन पोस्ट में सर 4 पेज का न्यूज छपा कि 1962 में नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहां ये अजय भट्ट बैठे हुए हैं, और जिसके कारण गंगा में जो वो न्यूक्लियर डिवाइस के कारण जो विकिरण हो रहा है, उसके कारण गंगा के क्षेत्र में जो कैंसर फैल रहा है, उसके कारण नेहरू हैं। क्या ये बात मैं नहीं कहूंगा? 1962 में यदि उड़ीसा का चरबटिया एयरपोर्ट आप अमेरिका को बेस यूज करने के लिए दे देते हैं, तो क्या अमेरिका की आप दलाली कर रहे थे? ये बात मैं नहीं कहूंगा। ये सब तो इतिहास है, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। ये रिजोल्यूशन है सर, ये रिजोल्यूशन है, और इस रिजोल्यूशन में लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, LOP का जो मतलब मैं समझता हूं सर, क्योंकि इसमें काफी क्लियर नहीं है। लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए, तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। फटा पोस्टर निकला हीरो। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो क्या होता है? वो लीडर ऑफ प्रोपगंडा होता है। और LOP के बारे में ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है सर। कॉल एंड सगदर ने लिखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या अधिकार होंगे। आज चिल्ला रहे हैं LOP को बोलने देते हो, LOP को नहीं बोलने देते हो। मैंने भी सोचा कि इसमें जाया जाए कि LOP को बोलने नहीं देते हो। संविधान में तो LOP लिखा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में हुआ ही नहीं। 47 से लेके 77 तक सर LOP कौन होगा इस देश का? मतलब क्या उनकी मानसिकता थी, तानाशाही की मानसिकता थी कि 1947 से लेके 77 तक इस देश में LOP के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कैसे LOP का सिलेक्शन होगा, कौन LOP होगा, कुछ था ही नहीं। चर्चा करते हैं 69 में राम सुभाग सिंह बने, मैं उस पर भी गया सर कि 77 में 69 में क्या हो गया, राम सुभाग सिंह हो गए। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, सिंडिकेट ने उनको पार्टी से निकाल दिया। कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के नीलम संजीव रेड्डी जी हुए। इंदिरा जी ने अपना कैंडिडेट बीबी गिरी बना दिया। अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो गया सर, और उस अंतरात्मा की आवाज में बीबी गिरी साहब जीत गए। कांग्रेस पार्टी 2 भाग में विभक्त हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई कि इस सरकार को गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो शेखर गुप्ता एक बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, द लेफ्ट ओवर्स, कि कांग्रेस जब जब लेफ्ट होने की कोशिश करती है वो देश का कबाड़ा करती है और अपना कबाड़ा करती है। और उसने 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट पार्टी का सहारा ले लिया। चूंकि कांग्रेस का जो दूसरा फैक्शन था, मतलब बाप बेटा पंच, बरदा का दाम 5 आना जो हमारे यहाँ कहा जाता है, तो राम सुभाग सिंह जो कि 1962 से लेके 1969 तक किसी न किसी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, सभी के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे सर। उनको उन्होंने कहा कि नहीं आप, अरे सबसे बड़ी पार्टी थे यार, आपको तो चलने ही नहीं देते। लेकिन 77 में जब हमारी सरकार आई, कई एक लोग कहते हैं अरे आप तो 80 में आई, आपको पता ही नहीं है कि 77 में हमारी सरकार थी। जनता पार्टी में इस देश के लिए हमने विलय कर दिया।
इमरजेंसी के खिलाफ हमने अपने आप को खोना। देश क्या होता है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये आपको सुनना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से अरविंद सावंत जी को चले जाइएगा पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। 1969 में एक क्वेश्चन है